अस्सलामुअलैकुम। ये है इसका तीसरा हिस्सा और अब नावल जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आगे और जाकर और दिलचस्प हो जाएगा। तो शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। मोहतरमा, हर चीज़ की कोई वजह होती है। मैं रोज़ यहाँ होता हूँ आपको देखने के लिए, ताकि कोई परेशानी ना हो, घूरने के लिए नहीं। और हाँ, इसे ठहरते ही मोहब्बत कहते हैं। आखिर में इसकी आवाज़ से नरमी मिट गई थी। हरम ने नाराज़गी से देखा। आज तो कह दिया, आइंदा से ना कहना। भवें समेटी और आखिर में दांत पीसते कहने लगी, इसके साथ यही मसला था, कब गुस्सा हो जाए पता ही नहीं चलता था। सरमद प्यार से मुस्कुरा दिया, फिर इसकी जानिब झुका, जिस पर हर ने आंखें फाड़े इसे देखा और फिर लब भींचे। तौबा, कितना तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ है। बंदा परफ्यूम तो अच्छा लगा लेता है। बाबा, जैसा हुक्म आपका, अगली बार आपकी पसंद का होगा। हर्न की बस हो रही थी, वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तक तो अब्बा के मुरासिम का लिहाज की हुई थी वो। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़े, वरना। वो और कुछ कहती, मगर सरमद की उंगली ने इसकी बोलती ज़ुबान को चुप लगा दी। मैंने इसलिए रोका है कि तुम्हें आगाह कर दूं। सरमद बलोच को हरम जावेद सिद्दीक की सिर्फ पसंद नहीं आई, बल्कि इसकी मोहब्बत बन गई है। वो आगे भी कुछ कहता, मगर हरम का हाथ उठा तो गुस्से से इसका गाल लाल कर गया और थप्पड़ मारने के बाद हरम जैसे गुस्से से निकल होश में आई और मुंह पर हाथ रख गई। सरमद ने कड़े तेवरों के साथ इसे देखा, जबड़े सख्ती से भींच लिए थे। सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। आप बताइएगा नहीं, अब्बा को ना बताना। बोलकर वो तेज़ी से भाग निकली। वहाँ अब आसपास कोई ना था और सरमद बलोच, जिसको गुस्से से मर जाना चाहिए था, या हरम, जो मार देना चाहिए था, वो होले से मुस्कुरा दिया। दूर जाती हरम ने स्कार्फ का एक कोना मुंह पर यूँ रखा था जैसे इसे कोई नहीं देखे। वो इस बात से अनजान थी कि पीछे खड़ा शायद वो दुनिया का वाहिद वडेरा था जो मोहब्बत में पहली बार मुकम्मल अंधा हो चुका था। यादों की हवाओं ने रुख बदला तो इस मंज़र को गायब कर गई और एक नया मंज़र आंखों के पार लहराया गया, जब सरदार बलोच इसके घर पहली बार आया था। वरना वो तो किसी को खाते में ही न लाता था। हरम, जो दरवाजे के पीछे से छुपकर लॉन में झांक रही थी, बेख्तियार नज़रें इससे जा मिली। वो जो बड़े इत्मीनान से एक हाथ अपने बराबर में रखी कुर्सी पर फैलाए हुए था। शिट, कहीं मुझे देख तो नहीं लिया इस परफ्यूम की दुकान ने। ये आया क्यों है यहाँ? कहीं मेरी शिकायत तो लगाने नहीं आया है? खैर, मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हरम ने तेज़ी से खुद को अंदर छुपाया, गोया वो दीवारों की सरमद की आंखों से बचा देंगी। जी जावेद साहब, बैठिए, आपका ही घर है। कोई ख़ास बात जो आज यहाँ तक तशरीफ़ ले आए? जावेद साहब की आवाज़ पूरे इत्मीनान थी। हर आवाज़ें सुनकर मुस्कुरा दी। इसके बाबा इसको चलता कर देंगे। जी, ख़ास बात तो है, बहुत ख़ास बात। फरीदुद्दीन, इसने आखिर में ज़ोर से बांग लगाई। फरीदुद्दीन, ज़रा सामान तो अंदर ले आओ। लफ्ज़ सामान पर हरम ने मुड़कर वापस इन दोनों की जानिब देखा, जहां अब यकीनन फरीदुद्दीन ही थे, जो बहुत से टोकरी और देगर चीज़ें वहां रख रहे थे। रिश्ता लेने आए हैं हम, हाथ मांगने आए हैं हरम का। जावेद साहब कुछ बोलने लगे तो सरमद ने एक हाथ उठाकर ठहरने को कहा और आगे को झुके। हाँ, जानता हूँ घर के बड़े लाते हैं रिश्ता, पर हमारी हवेली पर तो कोई है ही नहीं। आप जानते ही हैं तो मैं ही आ गया, मगर मैं हरम का रिश्ता तुमसे नहीं करना चाहता। जहाँ वह सरमद की बात सुनकर भवें समेट गई थी, वहीं बाबा की बात पर वह मुस्कुरा दी। आगे की कोई भी बात इसे सुनने की ज़रूरत ना थी, क्योंकि इसके बाबा बेवकूफ़ नहीं जो इससे डरकर हाँ कर देंगे। वो और होते हैं होंगे जो एक वडेरे से डरकर अपनी बेटियां ब्याह देते हैं। जावेद साहब जैसे हों तो इज़्ज़त उठा के हाथ में रख देते हैं। बेटी का मामला है, कोई खेल नहीं। हरम, बदर ने इसको अब की बार पकड़कर झंझोड़ा। क्या? कौन है? क्या हुआ? वो जो पुरानी यादों में खोई हुई थी, चूम कर यहाँ वहाँ देखा तो सामने बदर को खड़ा पाया, जो शायद कब से इसे पुकार रहा था। कहाँ खोई हुई थी? सब ठीक है ना? इसने कंधों से पकड़कर हरम को पुकारा।
वो परेशान हो गया था। हरम ने पहली बार यूं किया था। नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ, खुद को कंपोज करती बदर के हाथ अपने कंधे से हटाए थे और फिर एक नज़र खाली लाउंज पर डालती अंदर किचन में चल दी। चेहरे पर ना संजीदगी ना ही सही से परेशानी का उनसे नुमाया हो रहा था। वो दोनों कैफियत के बीच में ठहरी हुई थी। बदर ने अपने हाथ देखे जो अभी ही हरम ने खुद से दूर किए और फिर सर झटक दिया। न जाने कब ये दीवार करेगी जो सदियों से इनके बीच खड़ी है। ज़हरा आपा, मेरे लिए ज़रा एक कप चाय का तो भिजवा दे प्लीज़, सर दर्द से फट रहा है। बगैर इस पर नज़र डाले वो ऊपर को चल दिया और हरम ने यह सुनकर चौंक कर पीछे देखा जहां अब वो नहीं था। मैं तो बिल्कुल भूल गई बदर की तबीयत ठीक नहीं थी। अभी तक इसकी तबीयत मालूम करनी थी और अब बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो तो बस पूछ ही रहा था। उफ़, हरम खुद को कोसती वो खुद ही चाय चढ़ाने लगी। शायद वो ये बात भूल रही थी, इनका रिश्ता आम मियाँ बीवी की तरह नहीं है। आप रहने दें ज़हरा आपा, मैं कर लूँगी, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं। शुक्रिया बच्ची। थोड़ी देर बाद ही हरम ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो कमरे को वैसे ही सूना पाया। सिर्फ नूर बेड पर फैली सो रही थी। हरम बेख्तियार मुस्कुरा दी। मतलब वो रात वाले कमरे में है। हरम ने वापस दरवाज़ा बंद किया और चाय की प्याली थामे सामने कमरे को चल दी। हाथ दरवाजे को खटखटाने के लिए उठे, लेकिन फिर वो ऐसे ही खोले अंदर आ गई। जब कमरे में तो कोई ना दिखा, हरम यूं ही वॉशरूम के दरवाजे तक गई। फिर कान लगाकर सुना, अंदर से पानी की आवाज़ ना आ रही थी। वो अंदर है भी या नहीं? हरम ने मज़ीद सर दरवाजे से जोड़ा। कुछ इस तरह के अब की वह दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई थी, इस बात को भुलाए कि हाथ में गर्म चाय का कप है। तब ही दरवाज़ा धप से खुला और ऐन इस वक्त वो ट्राउज़र में मलबूस बदर पर गिरी, जबकि चाय की प्याली इसका हाथ चलाती हुई ज़मीन बोस हो गई। पिर्च और कप की किरचियाँ कमरे में दूर तक जा फैली। हरम के मुंह से बेख्तियार चीख नमूदार हुई, मगर चूँकि यह कमरा बिल्कुल आखिर में था तो आवाज़ ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। ये क्या हरम? गर्म चाय इसके सीधे हाथ की कलाई तक चला गई। बदर ने तड़प कर पुकारा और इसे खंडों से पकड़ते सीधा किया। इसकी आंखों में झलकती नमी और दांतों तले दबा हुआ निचला लब। बदर के दिल को अंदर तक कुछ हुआ। बैठो, दिखाओ मुझे। बेड ग्राउंड से टेक लगवाता वो अब इसका हाथ पकड़े मुआयना कर रहा था। हरम ने नम आंखों से इसे देखा। धुला धुला सा शफाफ चेहरा, बाल गीले थे जिनसे नन्ही पानी की बूंदें टपक रही थी और आंखें शायद हल्की सुर्ख हो रही थी। वो सही से देख ना सकी क्योंकि इसका सर झुका हुआ था। पूरा लाल हो गया है। यहीं बैठो, मैं दवा लेकर आऊँ। उठकर पहले वाली ड्रेसिंग की दराज में झुका, मगर कुछ ना मिला। हमारे कमरे में है फर्स्ट एड बॉक्स। हरम की धीमी सी आवाज़ पर इसने मुड़ के पीछे देखा। वह सर छुपाए बैठी थी संजीदगी से। मैं लेकर आता हूँ। बदर भागते हुए दूसरे कमरे में गया जहाँ नूर सुकून से सो रही थी। फिर साइड टेबल की दराज खोली, ऊपर वाली फिर नीचे वाली, और बॉक्स निकालता वापस आया। वो अंदर से खुश हुआ। हरम ने खुद से इसे बोला और कुछ कहा भी नहीं। मिल गया, चलो दिखाओ। इसके सामने बैठे हुए हाथ पकड़ा। बस ठीक है, बाकी मैं कर लूँगी। इसे होले से कहती वो नरमी से बदर का हाथ पकड़ के हटाने लगी। इसके अमल में आज सख्ती ना थी बल्कि नरमी थी। बदर ने बगौर हरम का चेहरा देखा जो झुका हुआ था। क्या कुछ हुआ जो बदर नहीं जानता? जब तुम पूरी रात मेरे सहारे बैठी ठंडी पट्टियाँ कर सकती हो तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। हरम ने लब खोले, मगर बदर ने चुप करवा दिया। फिर वो कुछ ना बोली और बदर ने इसके सामने झुकी नज़रों को मुस्कुराते देखकर मरहम लगाने लगा। जलन हो रही होगी ना? मरहम लगी उंगली को आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ पर फेरते वो हरम को नज़रों के हिसार में लिए कह रहा था, जबकि इसकी घनी पलकें वैसी ही झुकी हुई थीं। हम इतनी नहीं। वही धीमा लहजा बदर के दिमाग में खटक रहा था। वो संजीदा क्यों हो गई है यकदम? चलो तुम अब यहीं बैठो, मैं ज़रा ये साफ़ करवा दूँ। कमरे में फैली किच्चियों को देखते उठकर कहने लगा।
मैं नूर के पास जा रही हूँ, असर की नमाज में भी कुछ वक्त ही है। वो उठने लगी तो बदर ने खुद ही एक हाथ का सहारा दिया। मेरी टांगें और बाजू सलामत हैं बदर, आहिस्ते से कहते बदर को यूँ लगा जैसे वो मुस्कुराई भी थी। कपड़े भी तो ख़राब हो गए हैं तुम्हारे, मैं निकाल देता हूँ। बदर की नज़र इसकी पीली कमीज़ के दाग पर पड़ी तो बोल उठा, मैं बदल लूँगी, तुम चाय मंगवा लो, सारी गिर गई है, सॉरी। बोलकर वो चली गई, जबकि बदर ने हैरत से इसे जाते देखा। क्या वाकई हरम ने इसे सॉरी कहा था? ये इनकलाब है बदर, या तेरी आंखों का धोखा? इसने मुस्कुराते हुए झुरझुरी ली और ज़हरा आपा को बुलाने चला गया। आपा, 2 कप चाय निकाल दे और किसी को भेज दे, ऊपर कमरा साफ करवा लें। बदर कमरे में चाय के कप पकड़े हुए आया तो सबसे पहले इन्हें एहतियात से टेबल पर रख दिया। हरम शायद वॉशरूम में कपड़े तब्दील कर रही थी। फिर वो बेड पर नूर के पास जा बैठा और प्यार से बाल सहलाने लगा। मेरा छोटा बच्चा, डैडू की जान। कभी सोचा भी ना था कि एक दिन डैडू को ज़िंदगी का खूबसूरत तोहफ़ा इस तरह मिलेगा। डैडू को नूर भी मिलेगी और इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए शायद सोती हुई नूर से मुखातिब था। वॉशरूम का दरवाज़ा खट की आवाज़ से खुला तो हरम खुले बालों के साथ बाहर निकली। पीला जोड़ा अब इसने सुर्ख कोहे नूर के रंग से बदल लिया था, जिसके गले पर एक बारीक सी सितारों की बेल थी, जबकि पूरा सूट सादा था। सादे सुर्ख जोड़े के साथ सुर्ख और सुनहरी धारियों वाला दुपट्टा था, जो फिल वक्त हैंगर में टंगा सोफे पर रखा हुआ था। हरम ने एक नज़र बेड पर दौड़ाई तो तसादुम बदर की निगाहों से हुआ, जो इसी की तरफ देख रहा था। संजीदा से चेहरे और आंखों में एक अलग सी बात थी। हरम ने निगाह चुरा ली तो बदर सांस भरते वापस नूर की जानिब हो लिया और इसे जानबूझकर पेशानी पर बोसा देकर उठ खड़ा हुआ, जिस पर शीशे से देखती ही रह गई, मगर कुछ भी कहे बगैर नज़रें कर ली। और बदर को एक बार फिर खटका, हरम वाकई किसी बात पर चुप है या बदर कुछ ज़्यादा सोच रहा है। चाय। वो जो सोफे पर आके बैठी थी, अपने बराबर से आवाज़ आने पर चौंक कर बदर को देखा, जो इसके साथ ही बैठते चाय का कप आके कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो, चाय ठंडी हो जाएगी ना। वो जो टिकटिकी बांधे देखने लगी थी, बदर ने इसकी नज़रों का ज़ाविया बदला। नहीं, कुछ नहीं, कप पकड़ते वो बस इतना ही कह गई। बदर ने हाथ में पकड़े कप के उड़ते हुए धुएं के पारसे से देखा। वो आगे होकर बैठी हुई थी, जबकि बदर को सिर्फ इसकी खुली बाल पुष्ट पर फैले नजर आ रहे थे। जब इसने सीधे हाथ से थोड़े बाल कान के पीछे किए, जिस पर नजरें बहक कर इसके लाल होती हाथ की जिल्द पर गए। इस पर बर्फ़ की सिकाई करने से ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हरम ने पहले सर घुमाकर बदर को देखा, फिर अपने हाथ को। अच्छा, फिर से वही छोटा सा जवाब और संजीदा सादा लहजा। बदर सांस भरते सीधा होकर बैठा और चाय का कप छोड़ा, कप टेबल पर वापस रखा। वो अब भी वैसे ही सोचों में गरक बैठी थी। बदर ने बीच से फासला कम किया और आहिस्ता से कप इसके हाथ से ले लिया, जिस पर बगैर किसी मज़ाहमत के हरम ने कप छोड़ दिया। और तो वाकई कोई बात है, बदर ने दिल ही में सोचा। हरम कोई मज़ाहमत नहीं कर रही, हर बात पर सर हिला रही है और चुप भी है। इसका एक ही मतलब होता था, वो किसी बात को पेचीदा बनाकर सोच रही है। इसका दिमाग उलझनों का शिकार है। इसका हाथ अपने हाथ में लेता वो हरम को खुद के होने का एहसास दिलाना चाहता था। हरम की नज़रें हाथों पर गई तो बस देखती रही, कुछ ना बोली। वैसे तो इस सिचुएशन में मेरा मूड कुछ और भी हो सकता था, मगर चूंकि तुम परेशान नहीं करना चाहता तो बस इतना ही पूछूंगा। अब की हरम का चेहरा अपने सामने किया था। क्या बात है हरम, क्या सोच रही हो? कब से हरम जो इसकी आंखों में देख रही थी, नज़रें नूर की जानिब की, जिसने अभी अभी करवट बदली थी, और अब इसका मासूम चेहरा हरम की जानिब था। सोच रही हूँ कि, और यहाँ इसका सबर लबरेज हुआ था, जबकि आंखों में नमी झलक रही थी, जिससे नूर का तुखता चेहरा धुंधला गया। क्या सोच रही हो? इसके हाथों पर दबाव डालता वो बिस्तरा बैठा था कि हरम इसके सामने बैठी लगती थी।
माँ, बाबा और समीर कैसे होंगे सब, बोलकर इसने सर झुका लिया, जबकि लब काट कर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश की। मैं एक दो कतरे बदर के हाथ पर भी गिर गए थे। सब ठीक हो जाएगा, बदर ने धीमी आवाज़ में कहा, जबकि समीर के नाम पर इसका अपना दिल भी मुट्ठी में कैद हो गया था। हरम तक वो कैसे ये बात पहुंचाएगा कि इसका भाई अब नहीं रहा। बदर, कश्मकश में डूबा बदर चौंक गया जब हरम की रोंदती हुई आवाज़ में पहली बार खुद से अपना नाम सुना। वो पहली बार बदर को खुद से पुकार रही थी। बोलो, इसको पीछे से अपने हिसार में लेते बदर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, जबकि बदर के परफ्यूम की उठती खुशबू इसे बहुत करीब तक महसूस हुई। तुमने कहा सब ठीक हो जाएगा। बदर ने इसका जला हुआ हाथ अपनी गोद में रख लिया था, जबकि दूसरा हाथ भी अपने हाथों में था। हाँ बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसकी उंगलियां अब हरम की हथेली पर रेंग रही थी, जैसे ये वाहिद हल हो इसे पुरसुकून करने का। मेरा दिल बेचैन रहता है बदर, इतने साल हो गए ना। अब तो इसकी आवाज़ यकदम बैठ गई थी, आंखों से आंसू गिरने लगे। इनको भी मेरी याद तो आती होगी ना। अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ाती वो आंखें साफ करने लगी। बदर ने एक भारी सांस ली। वो सब कुछ देख सकता है, मगर हरम को रोता हुआ नहीं देख सकता। हरम, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। देखना, अंकल आंटी खुद आएंगे तुमसे मिलने। इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से कैद करते हुए इस तरह गोया हुआ कि हरम ने इस बार पलकें उठाकर इसे देखा। बदर, तुम्हें पता है इस साल नूर कितने साल की हो जाएगी? वो कभी कभी अजीब सवाल कर जाती थी। इसके इस अजीब से सवाल पर बदर ने पहले नूर को देखा, जो अब वापस सीधी होकर लेट गई थी। क्या वो बेदार हो रही है या शायद सो रही है? 5 साल की? बदर के जवाब पर वो तल्ख सा मुस्कुराई और नूर की जानिब देखते हुए बदर की जानिब झुकी। नूर ने एक बार फिर करवट बदली और इन दोनों की जानिब पुश्त कर ली, जबकि पैर का अंगूठा उंगलियों समेत अब की वाज़िया तौर पर हिल रहा था। हरम ने उल्टा हाथ इसके कंधे पर रखा और कान तलक वापस आई। और इन 5 सालों में कभी उन्होंने पलटकर भी मेरी खबर ना ली, ना ही मैं कभी दोबारा ढूंढ सकी। अब कुछ ठीक नहीं होगा बदर, कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसके कान में सरगोशी करती अब वो अपना सर दूसरे कंधे पर टिका गई थी। आंखों में आंसू ना थे, चेहरे पर रोने की छवि तक ना थी। वो फिर से पहले जैसी हो गई थी। मैं सोच रही हूँ नूर की बर्थडे कैंसिल कर देते हैं, तुम क्या कहते हो बदर? बदर, जो हरम के इस अमल पर हैरान हो रहा था, इसे अब समझ आया कि इसने कान में क्यों बात मुकम्मल की। हाँ नूर, इसके बडी के पास छोड़कर मैं तो कहता हूँ हम घूमने चलते हैं। वैसे भी बडी के सामने हम दोनों को भूल जाती है नूर। नूर की जानिब देखते इसने हरम के बालों में उंगलियां फेरी। हरम ने भवें समेटी और निगाहें ऊपर करके बदर को देखा। तुम्हारा ओवर होना ज़रूरी है, ज़्यादा चिपको नहीं। बदर के उंगलियां फेरने पर हरम ने फुसफुसा कर कहा, जिस पर इसने मज़ीद हट दर्मी दिखाई और चेहरे पर झूलती लट पीछे की। इतनी देर से मेरे साथ कौन बैठा हुआ था जब हाथ पकड़ा था? अच्छा बस बस हटो दूर। इसकी चलती ज़ुबान रोक कर वो सीधी हुई। ये कैसे हो सकता है कि इन दोनों के बीच कोई प्यारी बात हो जाए? नहीं, कभी नहीं। हरम, और चुप रहेगी? ये तो नामुमकिन सी बात थी। बदर ने अफसोस में सर हिलाया। तुम कभी नहीं सुधर सकती। आज रोमांटिक? आखिर में बदर ने मुंह टेढ़ा करके इनसे इन रोमांटिक कहा था, जिस पर हरम ने मुंह बसोरा। तुम्हारा तो काम ही रोमांटिक स्क्रिप्ट लिखना है। इसका अंदाज चढ़ाने वाला था। नूर जा गई, कुछ शर्म कर लो। बदर ने इस बात पर मानी खेज मुस्कुराहट के साथ देखा तो हरम ने कंधे उचकाए, जैसे पूछ रही हो इसमें ऐसी क्या बात है। वो दोनों धीरे धीरे बोल रहे थे। कुछ नहीं, तुमने ही कहा नूर जा गई, अब वो दोबारा सो जाएगी तो कंटिन्यू कर लेंगे। इसकी जानिब से झुकते नज़रें नूर को देखते हुए हरम के कान में सरगोशी की, जिस पर वो बदक कर उठ खड़ी हुई थी। नाराज़गी चेहरे पर यहाँ थी। नूर, जो कब से जाग रही थी, अब बस और न लेट सकी और अंगड़ाई लेती अभी अभी उठने का नाटक करने लगी। बेशरम, पास रखा कुशन इसके मुंह पर मारती और नूर के पास चल दी
और हरम की इस बात पर बदर की मुस्कुराहट कम ना हो सकी। वो माने या ना माने, इसने बदर को अपना लिया था। वो बोलती नहीं थी मगर इसने बदर पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। शायद ये बात वो खुद से छुपा रही है। उठ गई मेरी शहजादी। इसको खुद में भींचकर इसने नूर का माथा चूमा था। फिर प्यार से इसके बालों को चेहरे से पीछे किया, जबकि नूर ने अपने नन्हे बाजुओं का घेरा हरम के गिर्द बांध लिया। जबकि बदर ने चाय के कप अफसोस से देखे और उठ खड़ा हो गया। लगता है आज की चाय इसके नसीब में नहीं, लेकिन इसका दर्द से फटता सर हरम ने ठीक कर दिया था। इसके अमल में इतनी ताकत तो थी कि वो इसका सर दर्द ठीक कर दे। इससे बात करके तो पहले भी सारे दर्द भूल जाया करता था। शायद अभी भी वो भूल गया था कि इसके सर दर्द हो रहा है। ममा, नूर ने हरम के चेहरे पर हाथ रखे इतने प्यार से कहा कि बदर जो इसके सामने बैठा था मुस्कुरा उठा। जी मामा की नोनो, क्या बोलना है मेरी बेटी को? सर को बैकग्राउंड से टिकाए इसने उंगलियां नूर के सर में फेरते हुए कहा था, जबकि बदर को अपने बराबर में बैठे मुंह बसोड़ता नहीं भूली थी। नोनो का बर्थडे मनाए ना। इसके कहने पर इन दोनों की हल्की हंसी निकल आई, जिसे बर वक्त छुपा लिया। किसने कहा नूर का बर्थडे नहीं मनाया जाएगा? हरम के सवाल पर नूर ने होंठों को गोल किया और ऊपर चेहरा उठाया, भवें समेटी और अपने अंदाज से आंखें झपकते हुए अपने मामा और डैडी को देखा। नूर जानती थी मामा ने कहा है बड़ों की बातें सुनना बुरी बात है। अब वो तो ये बता नहीं सकती थी। नोनो ने ड्रीम देखा ना मामा, डैडू ने भी बोला, और अपनी इस चालाकी पर शशतर रह गया। बदर ने भी आंखों का जाविया बदल के हरम को वाह के अंदाज में देखा। ज़्यादा बनो मत, तुमने ही सिखाया है ना मेरी बच्ची को। बदर को देखती हुई वो दांत पीस कर आहिस्ता से कहने लगी, ये हर बार मुझ पर क्यों आ जाती है? और मेरी बच्ची क्या होता है? बदर ने भी भवें समेटी। नूर हरम से दूर हुई और दोनों हाथ कमर पर टिकाए फूला हुआ मुंह ले इन दोनों को देखने लगी। अच्छा, और अभी वहाँ कौन कह रहा था कि नूर का बर्थडे नहीं मनाएंगे? वो बड़ी के पास रुकेगी और घूमना फिरना है। हरम पूरी बदर की जानिब घूम गई थी, जबकि नूर कभी बदर के तासुरात देखती तो कभी हरम के। शुरू तो तुमने ही किया था ना कि बर्थडे कैंसर, बदर ने भी बदक कर कहा। वो सब कुछ इस पर कैसे डाल सकती थी? तुमने ही कहा था कि नूर उठ गई है। हरम ने दोनों हाथ बाजुओं के गिर्द बांधे और मुंह टेढ़ा कर लिया, जबकि इस इल्ज़ाम पर तो बदर का मुंह ही खुल गया था। इसने नूर को देखा जो संजीदगी से दोनों का मुआयना कर रही थी। अब ये ज़्यादती है जाना, इसने रुखानसा होते हुए कहा, जबकि हरम ने जानम कहने पर अजीब सा मुँह बनाया और नूर ने अपना नन्हा हाथ अफसोस से सर पर दे मारा। जानम क्यों बोला? हाँ, हरम ने उंगली दिखाई तो नूर उठ खड़ी हो गई, लेकिन वो दोनों तो खुद में मसरूफ़ थे। मैं तो बोलूँगा जानम जानम जानम, मानो इसको चढ़ाया गया हो। और वो लब खोल ही रही थी बोलने के लिए कि नोनों ने ऑन रोमांटिक पेरेंट्स। नूर की आवाज़ पर इन दोनों ने इसकी जानिब देखा, जो अब मुंह टेढ़ा किए बेड से नीचे सर दाएं बाएं जैसे अफसोस में सर हिला रही थी। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बेख्तियार हंस पड़े। नूर ने इनकी हंसी पर आंखें छोटी किए पीछे देखा और सांस भरते गोया हुई, वेरी 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 अनरोमांटिक बोलकर वो बड़ों की तरह हाथ पीछे बांधे सर झुकाए कमरे से वॉशरूम में चली गई। अरे रुको डैडी की प्रिंसेस, बदर अब भी हंस रहा था, जबकि हरम भी मुस्कुराती हुई इसके पीछे चल दी। नूर जो इन दोनों अनरोमांटिक पेरेंट्स को नज़रअंदाज के वॉशरूम में घुस गई थी, हरम को अपने पीछे पीछे आते देखकर रुकी और घूमकर अपनी माँ को भवें समेटे हुए देखा। लबों को ऊपर किए वो हरम को घूर रही थी, जिस पर इसकी हंसी छूट गई। ऐसे क्या देख रही है मेरी बेटी? इसको उठाकर ऊपर वॉश बेसिन के स्लैब पर बिठाया, जिसके पीछे स्टैंड और दीगर चीज़ें रखी थीं। हाँ, तो नूर को ये अनरोमांटिक वर्ड किसने सिखाया है? बताओ मामा को। पीछे शेल्फ के पीछे डब्बियाँ पड़ी हुई थीं। इसने थोड़ा सा पूरों पर निकाला और ट्यूब वापस रख दी। अब वो नूर के चेहरे पर लगा रही थी। बताओ भी नोनो। इसकी नाक को छेड़ती वो चुप सीधे साधे बैठी नूर से पूछने लगी, जो हरम की इस हरकत पर चूं चां करते ज़रा पीछे हुई। मामा,
डैडू से फाइट करती है ना। इसकी बात पर हरम का चलता हाथ रुका था और हरम ने नूर को जांचती निगाहों से देखा था। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, लव यू डैडू की जान। बदर जो पीछे खड़ा बातें सुन रहा था बोले बगैर ना रह सका। हरम ने शीशे से ही इसे घूरा और फिर नल खोलकर नूर का मुंह धुलाने लगी। जानती हूँ अच्छे से ये सारी पट्टियाँ तुम ही पढ़ाते हो। नो ममा नो। नूर ने पानी से भीगे चेहरा उठाए हरम का हाथ पकड़ा। नूर चेहरा साफ करवाओ, मना किया है ना, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। इसका चेहरा वापस झुकाते वो पानी डालने लगी। रात चारों तरफ फैल चुकी थी और घर में गहमा गहमी भी लग गई थी। कल सानिया की ढोलकी थी और फिर लगातार बैरून एक ना एक फंक्शन, जबकि आज रात इन्होंने ब्राइडल शावर रखा था जो रात गए शुरू होना था। ब्राइडल शावर पर कुछ करीबी कज़न और सानिया की दोस्तें इकट्ठा हुई थीं। हरम ने कपड़े एक बार फिर मजबूरन मौका देखते तब्दील किए। अब वो स्याह फ्रॉक और पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक जिस पर जगह जगह सितारे लगे थे। शिफॉन का दुपट्टा आज इसने कंधे पर डाल रखा था। बाल भी सानिया के पुरजोश इसरार पर खोल लिए थे, जिनको बीच की मांग निकालकर साइड से हल्का कर्ल कर लिया था। चेहरे का हल्का फुल्का सा मेकअप, गले में नाजुक सी सिल्वर की चेन और कान में जगमगाते नगीने। हाथ की अंगूठी से लेकर पैरों में पहनी सीध तक वो कहीं से भी एक बच्ची की मां ना लग रही थी। हाँ, वो लग रही थी एक काबिल शख्सियत। फिर आखिर में सीधी कलाई में हमेशा की तरह वो घड़ी पहनना ना भूली थी। तभी नूर दरवाजे से उछलती कूदती अंदर आई। मामा देखें, इसने बेड पर चढ़ते मज़े से कहा और हाथ में पकड़ा बैग एक ही जस्त में बेड पर उलट दिया। और हरम ने इसकी हरकत को देखते सांस खारिज किए कमर पर हाथ धरा। ये क्या है नूर? हरम के कहने पर नूर ने दोनों हाथों में चॉकलेट्स पकड़ी और फिर बगौर मुतालिया की नज़रों से बारी बारी चॉकलेट्स को देखते हरम के आगे की। मम्मा चॉकलेट ही हैं। इसने इस तरह कहा जैसे न जाने क्या बता दिया हो। हरम ने सर नफ़ी में हिलाया। कहाँ है ये नूर के डैडी, मैं बताती। वो जो बोलते हुए पीछे मोड़ रही थी बदर से बुरी तरह जा टकराई। कहाँ जा रही हो? बदर भी सर पर हाथ रखे बोलते ही लगा था, मगर फिर इस पर नज़र पड़ी तो ठहर सी गई। हाथ खुद ब खुद ही सर पर से नीचे हो गया। हरम ने इसके इस तरह देखने पर चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए। भवें जो सिमटी हुई थी वो सीधी हो गईं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आखिरकार इसके सहर से आज़ाद होकर बोल ही पड़ा। हरम ने थूक निकला और सांस भरती यहाँ वहाँ देखने लगी। आखिर को थी तो वो एक लड़की ही। वो जो नूर की चॉकलेट वाली बात बोलना चाह रही थी, इसके बढ़ते कदमों से बौखला सी गई। हाँ बोलो, पीछे मत जाओ। इसका हाथ पकड़कर बदर इसे एक जगह पर रोकते हुए बोला। मैं कहाँ गई? वो तुमने नूर को ये क्यों दिलाई? हरम ने एक नज़र पीछे नूर को भी देखा, जो चॉकलेट खाने में इस कदर मगन थी कि अब इसे किसी कैमोनिशन का ख्याल ही नहीं था। इस कदर हसीन लगने के बाद तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो कि मैंने हमारी बेटी को चॉकलेट्स क्यों ला कर दी? इसकी नज़रें और ये धीमा सा लहजा, वो कहना क्या चाह रहा था हरम समझ ना सकी। जबकि घटते हुए फासले पर हरम ने एक बार फिर पीछे बैठी नूर को देखा, जो सर हिलाते मज़े से चॉकलेट खाने में मगन थी। और मौके की नज़ाकत ने हरम को इस तरह जकड़ लिया था कि वो ये भी ना देख सकी कि नूर ने कपड़ों पर चॉकलेट लगा ली। यकीनन वो बदर के करीब ना होती तो अभी हरम का जुमला होता और नूर का फूला हुआ मुंह। मुझे समझ नहीं आया बदर, इसकी आंखों में देखते हुए कभी एक तो कभी दूसरी आंख पर नज़रें लिए जा रही थी। कोई शक ना था कि ये मासूम अंदाज में पलके झपकाना नूर ने अपनी माँ से सीखा था। बदर ने नज़रों के बाद अपना हिसार इस पर ज़रा तंग किया तो हरम की सांसें अटक गईं। बदर अंदर ही अंदर सोच में भी पड़ गया था कि हरम ने आज कोई रिएक्शन क्यों ना दिया, वरना कल परसों तक तो जो हरम देखी थी वो तो बदर को देखने पर ही इस तरह घूरती थी जैसे इसने गुनाह अजीम कर दिया हो। मतलब ये कि इसने कर्ल हुए बाल दाएं जानिब से कान के पीछे की और कान पर झुका, इस तरह के पीछे बैठी नूर साफ वाज़िया थी। अब की बार हरम ने आंखें इस तरह खोली जैसे भूत देख लिया हो, जबकि लब आपस में ज़ोर से पेवस्त कर लिए थे। नूर जब चॉकलेट खाती है तो वो दुनिया भूल जाती है, और ये भी कि इसे कोई कम्युनिकेशन करनी चाहिए।
हरम ने एहतियात से चेहरा मोड़ा और इससे ज़रा दूर देखते बदर को इन ही फटी फटी आंखों से देखा। अब बताओ नूर के चॉकलेट खाने से हमें कितना फ़ायदा होगा? इसकी बात की नौयत समझती हरम ने खुद पर चढ़ा इसका सहर तोड़ा और बदर को हाथ पकड़ के दूर करने लगी। मैं दूर होने के लिए कभी नहीं आया हरम। हाँ, हमेशा तुमने ज़रूर किया है। हरम ने नज़रों का जाविया बदला तो बदर मुस्कुरा गया। फिर इसके कान में पहने नगीने वाले एयर रिंग को धीरे से छुआ, जिस पर बिदक कर बोला। कान में झूलते एयर रिंग को महसूस करते इसने नाराज़गी से इसे देखा, जो अब हरम की आंखों में ना देख रहा था, मगर हरम ने देखा था इसकी आंखों में। इसकी आंखों में अपने लिए वो मोहब्बत जिसकी खुशबू से खुद में बसती हुई महसूस हो रही थी। बदर, हरम की आवाज़ पर भी इसने नज़रें एयर रिंग पर से ना हटाई, जबकि उंगली में लिपटी लट को छोड़ते इसने सांस खारिज की, जिससे लट मज़ीद झूल गई। बदर के आगे भी बोलो, इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए कोई बेवकूफ़ ही होगा जो नहीं सुनेगा। एक वो है जो बदर से दूर रहना चाहती है और एक वो जो हरम को दूर नहीं होने देता। कभी अपनी बातों से तो कभी अमल से वो इसे हर मुमकिन करीब रखने की कोशिश करता है, और अब वो भी हो रही है, लेकिन कैसे? वो मुझे जाना है, इसे अल्फाज ना मिले तो यही बोल गई। अब की बार झूलती लटे चेहरे पर आ गई थी। अगर ना जाने दिया जाए, मेरा मतलब है कि रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे देर हो रही है। अब की बार इसने ज़रा अपने अंदाज में बोलते हुए तेज़ी से बदर का हिसार तोड़ा था। अच्छे से बात करते करते ये क्या कर रही हो हरम? दिल के किसी कोने से जल्दी से सवाल आया था। हरम ने निचला होंठ दबाए इसे देखा, जो वाकई एक पल के लिए शौक हुआ था, फिर नॉर्मल हुआ। ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हें मनाना हरगिज़ नहीं था। और ये वो जुमला था वो चाहती भी थी, और सुनकर दिल मुट्ठी में भी आ जाया करता था। सांस खारिज करती इसने नूर पर नज़र डाली, जो उंगली पर लगी चॉकलेट चाट कर हरम को मुस्कुरा कर देख रही थी। ये क्या कर रही हो नूर? इसने नूर की गंदी शर्ट देखकर बदर को खफगी से देखा, जिस पर इसने अदा से मुस्कुरा दिया। मैं करवा दूंगा चेंज अपनी जान को। नूर के पास बैठते वो हरम को तसल्ली देकर कहने लगा। फिर नूर के गाल पर लगी चॉकलेट उंगली से उठाई और इसकी नाक पर लगा दी, और यहाँ इन दोनों को फिर से हंसी निकल आई। नूर को इसने कपड़े चेंज करवा के सुला दिया था, जबकि हरम और बाकी सारी लड़कियाँ ऊपर ब्राइडल शावर के फंक्शन में मसरूफ़ थीं। ये तकरीब ऊपर छत पर मुनक्किद किया गया था। सब ने स्याह थीम पर कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे, जबकि सजावट भी थीम से मिलती जुलती थी। इसने ज़्यादा किसी से बात ना की थी, बल्कि सब ने खुद आगे बढ़कर इससे बात की थी। ज़ारा से इसने इस्लाम के अलावा दूसरी कोई बात ना की थी। जो दूर रहना चाहे तो फिर हरम भी खुद से करीब नहीं आती, और वैसे भी इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो था ही नहीं। वो जिससे मिलती कोई ना कोई तारीफ़ लिए ही वापस आती। इस वक्त सानिया और इसकी दोस्तें तस्वीरें बना रही थी जब हरम घर के पास आई, जहाँ से बाहर का मेन गेट खुला था, और इसके साथ बना खूबसूरत गार्डन जहाँ इसे कोई खड़ा हुआ नज़र आया। घर का तो कोई फ़र्द नहीं, फिर कौन है? सईद साहब इस वक्त सो चुके थे। हमजा और खिज़र इसके सामने ही घर से बाहर दोस्तों में निकले थे, और बदर नूर के पास थी। बदर, हरम ने गौर किया। बदर चलता हुआ इस शख्स तक आया था, फिर शायद इसे पुकारा, जिस पर वह शख्स मुड़ा और हरम चूम गई। सरमत बलोच, ये यहाँ और बदर के साथ क्या काम है? वो दोनों कोई बात कर रहे थे। वो बदर के तासुरात ना देख सकी, मगर सरमत की जला देने वाली मुस्कुराहट कुछ तो गलत था, मगर क्या? भाभी भाभी आ जाएं, पीछे से आती सानिया की आवाज़ पर वो मुड़ी। हाँ, आ रही हूँ। इसने दोबारा नीचे देखा तो अब वो दोनों बाहर की जानिब जा रहे थे। क्या हरम को देख लिया था इसलिए बाहर जा रहे थे? नहीं, कोई और बात होगी। और वहाँ मीटिंग डिस्कस करनी थी ना अंकल ने। मैं कैसे भूल गई, वो बिजनेस पार्टनर हैं। हम तुम भी ना। ख्यालात झटकते वो सानिया के पास चल दी। तस्वीर के वक्त सारा ने भी इसे गले लगा लिया। हरम बस मुस्कुरा कर रह गई। कोई भी दिल से बुरा नहीं होता, बना दिया जाता है बस। वो सानिया के साथ तस्वीरें बनवा रही थी जब सामने से नूर झांक कर अंदर आती हुई नजर आई। निचला लब दबाए वो किसी शरारती बच्चे की तरह हाथ कमर पर बांधे हरम के साथ आकर खड़ी हो गई। हरम इसकी जानिब मुड़ी तो नूर ने दोनों हाथ उठाकर इसे डराया, जबकि हरम सपोर्ट चेहरा लिए देखने लगी। मामा भाव, हरम को पुकारते हुए इसने एक बार फिर डराने के लिए हाथों से इशारा बनाया।
और दांत दिखाए, जिस पर हरम बाजू समेटे लिपेट के सांस भर गई। नूर ने दांत मुंह में बंद करके हाथ नीचे की और आंखें यहाँ वहाँ करके सबको देखने लगी। उसकी इस हरकत पर आसपास खड़ी लड़कियां समेत सानिया और ज़ारा भी हंस दी। मामा भाऊ, नूर की भी अजीब हरकतें हैं। सानिया की बात पर इसने नज़रें घुमाई और अपनी हरकत पर तारीफ वसूल करती मुंह पर एक हाथ रख दी खी खी करने लगी, लेकिन हरम की खंकार पर वापस हाथ नीचे करती संजीदा सी नजर आने लगी। नूर क्या टाइम हुआ है? हरम की बात पर इसने नन्हे कंधे उचका दिए और एक तरफ से होंठ हिलाए। रात के 12 बजने वाले हैं और नूर सबको डराने में मसरूफ़ है। इसकी इस बात पर नूर ने गहरा सांस छोड़ा और मस्कीन शक्ल बनाते सानिया को देखा। मेरा बच्चा, इसने नूर को हाथ से हिलाया और गले लगा लिया। भाभी, थोड़ी देर के लिए ही तो बात है, नूर को रहने दे, वैसे भी फिर कहाँ मिलना है इतना वक्त के इस तरह वक्त गुजार सकूं। नूर ने शरारत भरी मुस्कुराहट लिए सानिया को देखा, जिस पर इसने भी एक आंख दबाई। हरम सर हिलाकर रह गई। हरम की आवाज़ पर वो सीधी होकर माँ को देखने लगी, जो इस वक्त नूर की तरफ आंखें छोटी किए देख रही थी। सही है, लेकिन आधे घंटे बाद नूर बेडरूम में सोई हुई मिले मुझे। अंडरस्टूड? सानिया ने नूर की तरफ फ़ौरन गर्दन हिलाई। चलो मैं ज़रा खाने का देख लूँ। हरम नीचे चल दी और नूर खुशी से उछलकर सानिया से दूर हुई। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाते इसने पुरजोश अंदाज में हाथ हवा में बुलंद किए। अच्छा जी, और आनी का कोई क्रेडिट नहीं ना? सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर नूर ने बत्तीसी निकाल दी। आंटी इज़ ग्रेट, वो बोलती हुई अब सानिया का हाथ पकड़ी कॉर्नर पर ले जा रही थी। सानिया ने बेकरी कॉर्नर देखा तो मुस्कुरा कर रह गई। फिर इसे एक कप केक उठा कर दिया। जल्दी जल्दी खा लो, इससे पहले तुम्हारी मम्मा मेरी शामत ले आए। सानिया कहने पर इसने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसी दबाई और फिर वो मज़े से कप केक खाने लगी। हरम नीचे आई तो सब मामूल पे था। जगह जगह फूलों और कुमकुमों से सजावट की गई थी। वो कमरे में गई तो देखा कमरे में बदर ना था। इसने दोनों तरफ देखा, कहीं पर भी वो ना था। क्या बात कर रहे होंगे वो साथ में खड़े? दिल में सोचती वो किचन में गई, जहाँ लजीज पकवान तैयार हुए रखे थे। ज़ारा आपा खड़ी काम कर रही थी तो कभी किसी की से कुछ करवा रही थी। आप अब तक सोई क्यों नहीं? वो इन तक पहुंचती हुई बोली और हाथ से चम्मच लेकर साइड पर रखा। अरे बेटा, बस ये 2-3 काम करने थे, वही कर रही हूँ। इन सबको समझाना पड़ेगा वरना। इसकी फिक्रमंदी देखकर वो प्यार से बोली। केटरिंग सर्विस बुलाई तो है, आप जाइए आराम करें, बहुत रात हो गई है। ये मैं देख लूँगी। फिर सुबह मेरे साथ नाश्ता भी तो बनवाना है ना। आखिर में वो हल्का सा हंस दी और ज़ारा आपा भी सर हिलाए इसके सर पर हाथ रखती बाहर चल दी। ज़ारा आपा, वैसे खदीजा किधर है? मैंने कहा था इसे कि आ जाना, कहाँ है वो? इसके सवाल पर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वह कमरे में खड़ी तैयार हो रही थी। ऊपर ही गई होगी अब। अच्छा, मैंने देखा नहीं, शायद। खैर, आप जाएं, शब बखैर। वो मुस्कुरा के चल दी और हरम भी सबको काम समझाती हुई वापस ऊपर चलने लगी। तभी इसके फ़ोन पर मैसेज आया। बदर ने मैसेज किया हुआ था, मैं बाहर आया हूँ, ज़रा थोड़ी देर तक आऊँगा। शायद पहले सिग्नल्स वीक थे, इसलिए 10 मिनट पहले का मैसेज आ रहा था। इसने भी ओके टाइप कर दिया और फ़ोन बंद ही किया था कि दोबारा मैसेज आया। तुम्हारा हाथ कैसा है अब? एक और सवाल। हरम ने तेज़ी से टाइपिंग शुरू की। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे घर में साथ नहीं। वो लिखते लिखते रुकी और फिर कुछ सोचते पूरा मैसेज मिटा दिया। ठीक है, पहले से तुम्हारा बुखार कैसा है? इस मैसेज को पढ़ के यकीनन बदर मुस्कुराया ज़रूर होगा। मैं भी बिल्कुल ठीक। अगला मैसेज टन की आवाज़ से आया। चलो, मैं ऊपर जा रही हूँ। नूर भी वहीं है, नीचे काम देखने आई थी। न जाने क्यों इसने इतनी तफसील से लिख डाला था, जैसे वो लोग पहले बातें किया करते थे यूनिवर्सिटी के वक्त। ख्याल रखना, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। हरम ने सांस भरते मैसेज देखा और फ़ोन बंद कर दिया। ऊपर से नूर के खिलखिलाने की आवाज़ यहाँ तक आने लगी थी। ज़रूर मस्तियाँ कर रही होगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जब बाहर से कुछ हलचल मचती हुई सुनाई दी। सामने खिड़की के लॉन का खूबसूरत मंजर नज़र आता था। क्या कोई बाहर था? वो आगे ही बढ़ती जब ऊपर से चीख की आवाज़ सुनाई दी। नूर! हरम भी चीखती हुई नूर को पुकारी और तेज़ी से ऊपर भागी।
बाहर लॉन से आती दबी दबी आवाज़ अब मध्यम हो गई और दूर से नज़र आता आंचल गायब हो गया। ये एक नया मंजर है। यह मंजर है एक ऐसे इलाके का जहाँ अय्याश लोगों की हुकूमत चलती थी। कोई कुछ भी करे, कोई रोकने टोकने वाला अभी तक पैदा ना हुआ था। पुलिस एक खिलौने की तरह थी जिसे सिर्फ नौकरों की तरह रखा जाता था। वो बार के अंदरूनी हिस्से का मंजर था, नीम रोशनी में डूबा समा, आसपास फैली क़यामत और फ़ज़ाओं में झूमता रक्स। वो इन सब के बीच होने के बावजूद भी कहीं और खोया हुआ था। हाथ में पकड़ा मशरूब ख़त्म होने का था जब कोई भागता हुआ पास आया और इसने नज़रें सामने चलते मंजर से ना हटाई और ऐसे ही बोलने का इशारा किया। सरदार खिज़र ने काम कर दिया है आपका। इसके कारिंदे की ये बोलने की ही देर थी और वो उठ खड़ा हुआ और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। सामने चलता वो मंजर बेमानी हो गया था। तकरीबन भागते हुए वो पीछे बने कमरों में से एक में दाखिल हुआ और फिर अपने पीछे खड़े लड़के को वापस जाने का इशारा किया। वो चला गया तो सरमद बलोच मुस्कुराते हुए इस बेहाल वजूद के करीब आया। इसे सिर्फ यही महसूस हो रहा था कोई ज़मीन पर बैठा हुआ है। इस वजूद का चेहरा वाज़िया ना था। कितना इंतज़ार किया है तुमसे मिलने के लिए जानती हो? इसके पास ज़मीन पर बैठता वो इसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जबकि वो बेजान सी ज़मीन पर ढह गई थी। मैं ये करना नहीं चाहता था मगर फिर मुझे उकसाया गया और वो किसी और ने नहीं किया, तुम्हारे शौहर ने किया। इसके चेहरे को महसूस करते चेहरे पर बिखरे बाल आहिस्तगी से पीछे किए। काश कि तुम वो सब ना करती और तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे दूर ना करता। वरनी करना तो एक बहाना था तुम्हें पास बुलाने का। मकसद तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाना था कि खैर अब तो रात गई बात पे। अब की बार वो मुस्कुराते हुए हाथ पे झुका ही था कि दरवाज़ा धाड़ से खुला और पीछे से आती ही रोशनी में जैसे ही वो चेहरा वाज़िया हुआ, सर में चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ये कौन है? किसको उठा लाए हो तुम? पीछे से एक बंदा खिज़र को पकड़े अंदर लाया जो इसे खूंखार नज़रों से घूर रहा था। बदबख्त इंसान, ये क्या हरकत की है तुमने? सरमद ने निगाह नीचे पड़ी हुई खतीजा से हटाई और खिज़र का गिरबान पकड़ डाला। सरमद साहब, आपने यही कहा था कि इस घर की किसी भी लड़की को ले आओ, तो ले आया। इसको वैसे भी हरम भागी चली आएगी। इसका सुनकर आपको वही चाहिए ना? तो ये बस प्लान का हिस्सा है। इसने कंधे झटक कर गिरबान छुड़वाया। सरमद ने गुस्से से यहाँ वहाँ देखा, और अगर वो यहाँ नहीं आई तो याद रखना तुम तो मरोगे ही, मगर पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने रुसवा करके मारना है। इसकी आंखों में घूरते वो दांत पीस कर बोला, कच्ची गोलियां खिज़र खेलता नहीं। खैर, मेरा कर्जा ख़त्म हुआ। अब मेरा और आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। आप मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। बोलते हुए वो जाने लगा, फिर पीछे मुड़ा। खतीजा नीचे पड़ी देखी। कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना तुम लोगों का अंजाम बदर तो बाद में हरम पहले कर देगी। खैर, चलता हूँ, और अगर वो यहाँ ना आई तो तुम्हारा काम मैं करूँगा। सरमद ने पीछे से ही बोला और ज़ोर से दीवार में ठोकर मारी। इसने खिज़र का फ़ायदा उठाकर हरम को अगवा करना चाहा था, मगर ऐसा हो ना सका। ना ही खिज़र कर सकता था, लेकिन अपना कर्जा ख़त्म करवाने के लिए इसने ये चाल चल दी। और खदीजा, जिसमें अब हरम की आधी जान बंद है, वो ज़रूर यहाँ आ जाएगी, यही सोचते हुए उसे उठा लाया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ बढ़ चढ़ती हुई ऊपर छत तक आई। सामने सब ने एक जमे गफ़ीर लगा रखा था और इन सब के बीच से नूर के रोने की आवाज़ आ रही थी। समातों से टकराता म्यूज़िक, आसपास फैली रोशनियाँ, वो फूलों की महक, सब बेसोध लगा। भाभी भाभी, नूर के खून निकल रहा है भाभी, सारा की आवाज़ पर वो होश में आई थी। वो रास्ता बनाती हुई सानिया तक पहुंची। नूर इसके गोद में सर रखे रो रही थी, जबकि घुटने से भल भल खून बह रहा था, जिसको सानिया ने अपने दुपट्टे से रोक रखा था। खून, हम तो हमेशा खून देखकर खौफज़दा हो जाती थी ना। बचपन से लेकर लड़कपन तक इसे जब भी कहीं खून नज़र आता वो दूर भाग जाया करती थी। किसी के चोट लगने के दौरान खून निकल जाता तो वो घर के कोने में जाकर रोया करती थी। वो एहसास ही था जो उसे डरा देता था। भाभी, सानिया की आवाज़ सुनती इसने सर हिलाया, नूर के पास आई। लेकिन वो अब पहले वाली हसास लड़की नहीं रही। अब वो सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े मजबूत बन चुकी है, और ख़ास ये कि वो एक माँ बन चुकी है।
बस नूर, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ, मम्मा है ना। इसने नूर को गोद में बिठाकर चुप करवाया, जो माँ को देखकर मज़ीद रोने में इजाफा कर गई थी। चेहरा आंसू से भिगा लिया था। फर्स्ट एड बॉक्स लाएं, खदीजा कहाँ है? इसने आसपास देखते हुए कहा तो ज़ारा ने फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा दिया। इसके चेहरे पर पहले वाली अना या सख्ती ना थी, बल्कि माथे पर बेशुमार शिकन लिए शायद वो भी सब की तरह बहते खून को देखकर परेशान हो गई थी। खदीजा का तो नहीं मालूम, मैं ले आई हूँ। हरम ने ज़ारा के कहने पर सर हिलाया और नूर का पैर सीधा किया। चोट बहुत ज़्यादा ना थी, मगर कांच काफ़ी हद तक घुटने को काट चुका था, तभी खून रुक नहीं रहा था। गिलास टूटा और नूर इसी पर गिर गई। भाभी, स्टिचेस लगवाने होंगे क्या? सानिया ने फिक्रमंदी से कहा। इसका तो मुँह ही उतर कर ज़रा सा हो गया था। आखिर को नूर को कुछ हो जाए वो कैसे बर्दाश्त करती। नहीं नहीं, वो ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं ये कर रही हूँ ना, खून रुक जाएगा तो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। हरम ने पहले खून साफ किया, अब वह रुक गया था, मगर पट्टी करते हुए लाल दाग वापस नुमाया हो गया। घुटने के बिल्कुल नीचे कट लगा था, वहाँ पर चोट लगने से अक्सर खून ज़्यादा बहता है। बस कुछ नहीं मम्मा की जान, चुप हो जाओ, देखो बैंडेज कर दी ना मम्मा ने, बस चुप। इसकी चोट पर नजरिए के वो नूर को सीने से लगाए चुप करवा रही थी, जो अब सूसू की आवाज़ से रो रही थी। सानिया, कुछ नहीं हुआ, जाओ। फंक्शन भी बीच में छोड़ दिया। नूर के बालों को सहलाती अब वो पास आ बैठी। सानिया से कह रही थी। बाकी लड़कियां भी चुपचाप साधे इधर उधर बैठी नजर आ रही थी। एकदम से ही माहौल सन्नाटे की जद में आ गया था। सारा ने तेज़ चलता म्यूज़िक भी बंद करवा दिया था। भाभी, मगर नूर, मैं कह रही हूँ ना, जाओ। तुम सब लोग भी चुप करके बैठ गए, क्यों? उसने आसपास नज़र दौड़ाते कहा। चलो सब उठो, खाना खाओ, बच्चों को चोटें लगती रहती हैं, ये नॉर्मल है, कल तक नूर भी ठीक हो जाएगी। अभी ताज़ा चोट है ना, इसलिए इतना रो रही है। अब वह नूर को एहतियात से गोद में उठा चुकी थी, जो माँ के गले से लगी कच्ची नींद में डैडू डैडू पुकार रही थी। अच्छा, फिर नूर को कमरे में ही लिटा देते हैं, इसने नूर के गाल पर बोसा देते हुए कहा। तुम सब कैरी ऑन करो, मैं नूर को ले जाती हूँ, वैसे भी अब ये सोएगी। जी भाभी, मैंने भाई को भी बोल दिया है, वो आ रहे हैं, सारा ने इसकी बात पर फ़ोन में देखते हुए कहा। हरम धीरे से मुस्कुराकर आगे चल दी। अल्लाह, बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा, मुझसे तो बिल्कुल ये खून वगैरह नहीं देखा जाता। पीछे से ज़ारा की आवाज़ पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कहाँ पहले ये जुमला वो बोला करती थी और अब वक्त ने इसे किस तरह बदल डाला था। वक्त सब बदल देने की ताकत रखता है, वक्त सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ बता देता है। वक्त ही है जो ज़िंदगी में हर तरह के ज़ख्म भरने की सकत रखता है। वो कमरे तक गई तो दरवाज़ा बंद था। अब वो दरवाज़ा कैसे खोले? नूर तो गोद में है, वो तो चेहरा ही इसकी आगोश से बाहर ना निकाल रही थी, जबकि दोनों हाथ हरम के गिर्द मजबूती से हाई किए हुए थी। भाभी, नूर कैसी है? ज़ारा ने बताया, वो तवा लेने आई थी। पीछे से हमज़ा की आवाज़ उभरी, वो शायद ऊपर लड़कियों की वजह से ना आ सका। अरे ठीक है, बस घुटने पर कट लग गया था, भागती भी तो इतना है ये। हाँ, चोटें लग जाती हैं, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर लिटा दें इसे, भाई आते होंगे, मैं फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन निकालते हुए बोलने लगा। अरे नहीं, सारा ने कर दिया है, फ़ोन आते होंगे। वो तुम ज़रा ये दरवाज़ा खोल दो, उसने अपना हाथ की जानिब इशारा करते हुए कहा, जहाँ नूर के अलावा फ़ोन और बैग भी था। हमज़ा ने समझते हुए भड़कर दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी लोग तो सो चुके हैं, इनको सुबह बता देंगे। हमज़ा ने अंदर आते ही लाइट्स ऑन की, जबकि हरम ने नूर को बेड पर लिटाया, जिस पर वो ना लेटी। हाँ, अभी ना करो परेशान, छोटी सी चोट है बस। नूर, तंग नहीं करो, लेटो, इसने अफसोस से देखते हुए कहा, मगर नूर इससे दूर ना हो रही थी। डैडी की नूर, मामा को तंग मत करो, आपकी चोट लगी है ना, दर्द होगा इसमें इस तरह। हमज़ा ने इसका चेहरा देखने से नाकाम सी कोशिश की, चूँकि चेहरा तो वो माँ में छुपाई हुई थी। खैर इसको छोड़ो, तुमने खाना खा लिया हमज़ा, या लगवाऊँ? नूर तो इससे दूर हो ही नहीं रही थी। वो इसको गोद में लेते ही बेड पर बैठ गई, पसंद पर दुपट्टा ठीक किया। हाँ, मैं बाहर था, दोस्तों के साथ वहीं खा लिया। सही, तुम जाकर आराम करो, काफ़ी वक्त हो गया है यहाँ। अब आखिरी बार नूर के बालों को छेड़ता हुआ उठा। ये खुद ही ठीक हो जाएगी, मुस्कुरा कर कहती। वो नूर को देखने लगी। हाँ, चलता हूँ, गुड नाइट नोनो।
धीमे से हंसते हुए चला गया। हरम ने जमाई ली जिससे आंखों में पानी सा आ गया। मामा इसे धीरे से नूर के पास पुकारने लगी थी। जी मामा की जान, क्या हुआ? नूर को कुछ चाहिए क्या? इसने सांस भरते हुए कहा और चेहरे पर आती लटक को पीछे किया। नो अंकल इज हर्टिंग। इसके रोते हुए कहने पर हरम का दिल लरस गया था। इसके सर पर बोसा देती वो अब इस साइड में लिटा चुकी थी। बस नूर ठीक हो जाएगा, आंखें बंद करो, मम्मा के नूर के पास है ना, बस ठीक हो जाएगा। और दर्द भी इसके सर को सहलाती वो धीरे से कह रही थी, जबकि ये सिर्फ वो जानती है कि इसने अब तक खुद के आंसुओं को कैसे रोका हुआ था। वो तो नूर को खुद से ज़रा देर के लिए भी अलग नहीं होने देती। स्कूल में भी इसकी टीचर के पास हर क्लास के बाद हरम का फ़ोन आ रहा होता है। इसको एक खरोच भी नहीं आने देती। फिर पता नहीं आज ऐसा क्यों हो गया। 2 मिनट ही गुजरे थे कि नूर सो गई थी। बच्ची थी, वो दर्द पर रो रही थी, मगर नींद को तो इन्हें नहीं रोक सकती थी ना। जबकि हरम अब आंखें बंद किए बेड से टेक लगाए पैर सीधे किए बे आवाज़ रो रही थी। सबके सामने रोना तो इसे पहले भी ना आता था, और अब ऊपर वो नूर को देख के नहीं रुक सकती थी कि अगर वो माँ को रोता देखती तो और दर्द महसूस करती। मेरे पास तो माँ बाप होकर भी नहीं है, मैं किसके पास जाकर रहूँ, किसको बताऊँ कि नूर को चोट नहीं देखी जाती। बाहर से मजबूती का खोल चढ़ा तो लिया है, मगर अंदर के दिल को कैसे समझाऊँ। ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने, जो अम्मी जो मुझसे मिलती भी नहीं। अब वो बोलते हुए और तेज़ी से आंसू बहा रही थी जब बदर कमरे में आया था, और इसके इस तरह कहने पर इसके दिल को जैसे धचका लगा। नूर ठीक कहती है, इसकी मम्मा छुप कर रोती है। और अपने डैडू को याद करके वो सांस भरते धीरे से बेड तक चलता हुआ आया। दरवाज़ा बंद करते हुए भी हरम महसूस न कर सकी थी कि कोई अंदर आया है। तभी अब वो चुप साधे सिर्फ आंसू बहाने मसरूफ़ थी। आ गए तुम? वो जैसे ही नूर को प्यार करने के लिए झुका, हरम की आवाज़ सुनते चौंक कर ऊपर देखा। जवाब चेहरा साफ करते हुए उठ रही थी। तुम रोने में मसरूफ़ थी तो डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा। बहुत गहरी चोट है क्या? डॉक्टर के ले चलें? इसने प्यार करना तर्क करते खुद की पुश्त बेड से लगाई और बगौर नूर को देखा। सोती हुई नूर के चेहरे पर वाज़िया रोने की दलील थी। मैंने पट्टी कर दी है, तुम इसके पास ही बैठो, मैं चेंज करके आई। वो चलती हुई वॉशरूम में जाने लगी जब पीछे से बदर तेज़ी से उठा और इसे रोका। रुको ज़रा। वो ठहर कर पीछे देखने लगी और फिर बदर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता करीब आती महसूस हुई। कमरे में अब भी जा बजा अंधेरा छाया हुआ था। खदीजा निढाल सी पड़ी थी जब दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। तेज़ रोशनी आंखों में पड़ते ही इसने सिसकी भरी। इसका सर चकरा रहा था, आंखें सही से खुल ना पा रही थी। सर थामते हुए वो बामुश्किल उठी और दरवाजे से आते वजूद को खुद के पास पाया। मुझे घर जाने दे, कौन हो तुम? इसके हलक से पहले तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब निकली तो इतनी धीमी और अटकी हुई कि सरमद को ठीक सुनाई न दिया। कौन लाया मुझे यहाँ, कौन लाया? सरमद का चेहरा वाज़ेह हुआ तो वो दीवार से जा लगी और मुंह पर हाथ रख कर डर कर इसे देखा। इसे खिज़र याद नहीं था क्योंकि मुझे से किसी ने इसे क्लोरोफार्म से बेहोश किया था, जबकि यहाँ पर भी वो जब तक रहा खदीजा बेहोश में थे। तुम हरम को जानती हो ना? सरमद की भारी आवाज़ पर इसने डर कर सर हिलाया, फिर अपनी गलती समझकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। सरमद इस हरकत पर देखने के बराबर मुस्कुराया और इसके साथ दीवार से टेक लगाए बैठ गया। मुझे हरम चाहिए और इसे तुम यहाँ बुलाओगी। इसकी नज़रें अब खदीजा के पैरों की जानिब थी। वो इसे देख ना रहा था। मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी के पास भेज दूंगा, लेकिन पहले हरम को बुलाओ। ये लो। इसने जेब से फ़ोन निकालते इसके आगे किया, जिस पर खदीजा ने मध्यम रोशनी में टटोला। क्या सोच रही हो? लो बुलाओ यहाँ। अब की इसने ज़ोर से बोला, जिस पर वो सहम कर रह गई। मंजर बदला। वो अब इसके मुकाबिल खड़ा हुआ था, इसके हाथों को अपने हाथों से मजबूती से थामे। हरम के चेहरे पर मेकअप ज़्यादा तो ना था, अलबत्ता दाएं आँख का लाइनर किनारे से बह गया था। बदर ने हाथ बढ़ाया इसके गालों तक, फिर उंगलियों के पोरों को किनारों पर लाया और आहिस्ता से वो साफ़ किया। फैला हुआ स्याह लाइनर मिट गया। हरम ने महसूस किया इसकी हथेली आज भी हमेशा की तरह गर्म थी। इसने आंखें बंद की तो एक याद जहन में तेज़ी से कूद गई। वो छुट्टी का वक्त था, स्टूडेंट्स का झुंड बाहर की तरफ निकल रहा था।
और इसी स्ना में हरम गिरते गिरते बची। बदर ने बरवक्त से हाथ पकड़कर सहारा दिया, जिस पर हरम ने बजाय शुक्रिया कहने के इसे ही घूरा। बदर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए हाथ छोड़ा। वो जानता था कि ये घूरी किस सिलसिले में दी जा रही है। हरम को गिर जाना तो पसंद है, मगर वो नामहरम का हाथ नहीं पकड़ेगी। वैसे तुम्हें पता है, जिसकी हथेलियाँ गर्म रहती हैं ना, वो बहुत बावफा होते हैं। थोड़ा आगे जाते इसने बदर को मुस्कुराते हुए कहा, जबकि नज़रें नीची थीं, रास्ते की जानिब की हुई। बदर ने हल्की सी हंसी के साथ इसे देखा, जो गुलाबी स्टॉलर पहने हमेशा की तरह इसके दिल में उतर रही थी। तुम और तुम्हारी ये सुपर नेचुरल बातें, हरम ने चलते हुए मुंह बनाया। खैर, तुमसे करूँगा ना वफा आखिरी सांस तक। हरम ने ठहर कर देखा। बदर हमेशा ऐसी बातें करके इसका सब्र आजमाता था। वो कुछ न बोली और चलती गई। हरम रो क्यों रही थी? बदर की आवाज़ पर इसने आंखें खोली। इसका हाथ अब हरम के दाएं गाल पर था, जो रोने के बायस ठंडा पड़ रहा था। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ मालूम ही ना हो, एक आह भरते हुए वो बोली, और ना चाहते हुए भी इसका हाथ नीचे किया, जिस पर बदर ने इसका नीचे करता हाथ थाम लिया। इधर आओ मेरे साथ। वो भी इसे साथ ले जाने लगा, जबकि हरम रुक गई। मुझे चेंज करना है, मैं कह रहा हूँ ना, इधर आओ। आओ। इसे अपने साथ ले जाते वो सामने रखे सोफे तक ले आया, जिसके पीछे बनी खिड़की आज रोज़मर्रा के बरक्स खुली हुई थी। बाहर से चांद की चांदनी सोफे के ऊपरी हिस्से को चमका रही थी। कमरे की डिम लाइट और मेज़ पर रखे गुलदान में महकते गुलाब और सफ़ेद फूल माहौल को मानी खेज बना रहे थे। लेकिन इन दोनों के दरमियान तो ऐसा कुछ ना था। क्या ये जर्द रोशनी, ये खिड़की से आती ठंडी हवाएं, इनके ऊपर पड़ती चांदनी और ये गुलाब का फूल, क्या ये सब मिलकर कुछ कर पाएंगे? इसे अपने साथ बिठाते हुए वो इसके हाथ पकड़कर बैठ गया। हरम ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। बदर ने इस पर एक नज़र डाली तो चांदनी में वाज़िया हरम का चेहरा इस कदर हसीन नज़र आया कि वह सब्र करके रह गया। हरम, साने की बारात में कितने दिन रहते हैं? इसके सवाल पर हरम ने चौंक कर देखा। वो तो बदर से हर बार की तरह किसी मानी खेज बात या सवाल की तवक्का कर रही थी, मगर ये क्या? तुम ये बताओ तो कितने दिन रह गए हैं? इसकी बात को बीच में काटते हुए वो मज़ीद आगे होकर बोला। हरम ने इसकी आंखों में देखा। वह संजीदा सा बैठा पूछ रहा था, कल मेहंदी, फिर मायों और 3 दिन बाद बारात है। इसने आंखें बंदर के कंधों तक ले जाते हुए कहा, तो बस फिर 3 दिन रह गए हैं तुम्हें सच पता चलने में, इसलिए अब रोना नहीं। रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके चेहरे पर कंधों पर आए बालों को शहादत की उंगली से पीछे धकेला, जबकि हरम समझ न सकी कौन सा सच, कौन सा सच। इसने अटक कर कहा, जिस पर बदर धीरे से मुस्कुरा दिया और इसे अपने साथ किया। अपना एक हाथ इसके पीछे से ले जाते कंधे पर रखा और दूसरा सामने से ले जाते पीछे वाले हाथों की उंगलियों से फंसा लिया। फिर सामने देखते हुए इसकी समातों तक होंठ ले जाते बोलने लगा, वही जो तुम पिछले 4 सालों से जानना चाहती हो, वही जो हमारी दूरी की वजह है। इसकी धीमी धीमी आवाज़ को समात करती हरम ने गर्दन मोड़ी तो इसका आधा चेहरा अपने करीब तर दिखाई दिया। शायद सामने बेड की जानिब देख रहा था। फिर वो चेहरा हरम की तरफ इसकी जानिब करने लगा, जिस पर हरम ने वापस रुख मोड़ लिया। अगर ऐसा ना करती तो यकीनन इन दोनों का तसादुम हो जाता। वो इसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया। कुछ देर यूं ही रह जाओ। तुम्हें किसने कभी ये नहीं कहा कि शोहर का कंधा बेसुकूनी दूर कर देता है? हरम सर अपने कांधे पर टिकाते इसने हिसार का अंतर किया। वो कुछ बोली नहीं, शायद वो शिशुपन में मुब्तला हो गई थी। इसके 3 दिन बाद होने वाली आगाही से वो सोचों में घिर गई थी। आंखें बंद कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नूर की चोट भी और रिश्ता भी। आखिरी जुमला दिल में कहता वो इसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर गया। वो इस बात पर भी कुछ ना बोली, बस आंख से एक आंसू गिर गया और एक लंबी सांस भरी। बदर ने सर पीछे सोफे से टिकाया और इसके आधे चेहरे को देखते मुस्कुराने लगा। 2 मिनट यूं ही देखते गुजर गए तो इसे एहसास हुआ कि अब वो भारी सांसें लेने लगी है। ये दिल तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करता है हरम। मैं तुमसे कभी कोई शिकवा नहीं करूँगा, बल्कि कभी कर ही नहीं सकता कि तुम तो सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छी। इसके बालों पर झुकते वो हरम के सोने का फ़ायदा उठा गया
और फिर इसका दायां हाथ पकड़कर अपने दिल के मुकाम पर रख लिया, जिससे वो मुड़कर इसकी जानिब घूम गई। हरम का चेहरा इसके अंदर छुपा हुआ था। इसके चेहरे पर आए बालों को आहिस्ता से पीछे करती वो भी आंखें मौन गई। ये एहसास ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत था। सबसे ज़्यादा इसकी मोहब्बत, इसकी हरम, इसकी आगोश में थी। वो जानता है इसकी बातों से हरम सोच में पड़ चुकी होगी और ये चुप रहकर बदर की कुर्बत से ना भागना इसी का नतीजा है। बदर की दुनिया, डैडू की जान सामने बेड पर लेटी नूर को देख मुस्कुराते हुए बोला, फिर नज़र हरम पर की जिसका हाथ बदर के गिर्द हायल हो गया था। लगता है सोते हुए वो बदर को नूर समझ गई है। बदर की जानम शब बखैर। और फिर वो सुकून से वापस आंखें मूंद गया। वो इसकी आंखों में देखता हुआ फ़ोन इसके आगे बढ़ा रहा था। खतीजा ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर नज़र अपने पैरों से होती हुई खुले दरवाजे पर गई। बाहर से रोशनी अंदर को झांक रही थी। इसने एक बार फिर सरमद की जानिब देखा, जो आबरू अचकाए इसे फ़ोन पकड़ने का इशारा कर रहा था। फ़ोन की जलती रोशनी बंद हुई तो खतीजा ने अचानक सरमद को धक्का दिया और उठकर भागने लगी। सरमद ने कुछ देर तो धक्का लगने के बायस जिस तरह झुका था वैसे ही बैठा रहा। फिर बेजारी से निगाहें बाहर डाली जहाँ से वो भागी थी और सांस भरते उठा। किसी अजूबे को लाकर छोड़ दिया इस जाहिल ने। खिज़र को बोलते हुए वो बाहर निकला जहाँ खतीजा सामने खड़ी यहाँ वहाँ देखते जैसे बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। इसने जब अपने पीछे आहट महसूस की तो डर कर मुड़ी, जिस पर सरमद ने बेजारी से देखते सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पहले से ही पागल हो या अगवा हो जाने के गम में हो गई हो? सरमद इसे अचंभे से देखते हुए बोला। क्या मतलब? अटकती हुई आवाज़ में कहती वो अपने दुपट्टा मजबूती से अपने गिर्द जमाने लगी। नज़रें कभी बाएं तो कभी दाएं जानिब घुमाकर देखती कि शायद कहीं से इसे बाहर जाने का रास्ता ही मिल जाए। मतलब ये कि कमरे से तो इस तरह भाग कर निकली हो जैसे कभी कोई फिल्म या ड्रामे में अगवाकारों का तरीका ना देखा हो। चलो, वो होते होंगे बेवकूफ़ के बाहर जाने का रास्ता चंद मोटे चौकीदार छोड़ दें जो कभी भी सो जाते हैं, लेकिन सरमद बलोच के प्लान में झोल नहीं होते। भाग कर क्या तुम्हें भाई का रास्ता मिल गया? इसने इस आसपास नज़रों से इशारा करते देखा। फिर वो खतीजा के नफ़ी में सर हिलाने पर आगे हुआ तो वो दीवार से चिपक गई। और ये डर तो ऐसे ही रहेगा जैसे न जाने मैंने कितने मुजालिम किए हों तुम पर। इसने बालों में हाथ फेरते तंग आते कहा। ये किस किस्म की डरपोक लड़की को गले से बांध गया है खिज़र?